Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею – це найвища цінність. Росія підло і самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла. Але багато що залежить все ж таки від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни, проти війни з Україною. І я хочу окремо звернутися і до громадян України, і російською мовою для русских людей. Я знаю, что эту информацию абсолютно у вас не показывают на телеканалах. В соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию невозможно. Заблокировать историю невозможно. Поэтому, уважаемые граждане України, шановні наші, міцні громадяни України, у кого є родичі в Росії, впевнений є, у кого є друзі, журналісти, хто знає блогерів, тощо, будь ласка, звертайтесь до них, вони повинні постійно говорити про це. Тоді Росія буде знати правду. Це дуже важливо. Дякую вам. Ми будемо детально виходити щогодинно, розмовляти з вами, розмовляти з нашим населенням, суспільством. А з цього моменту це вже наша вся багатомільйонна армія. Слава Україні! फिलहाल आप सुन रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जहां उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक संबंध हमने रूस से तोड़ लिए हैं। रूस का व्यवहार नाजी के जैसा, ये कहा है यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ चुका है। रूस के सामने यूक्रेन नहीं झुकेगा, सीधे सीधे क्लियर कर दिया। और राजनीतिक संबंध हमने तोड़ लिए हैं, रूस का व्यवहार नाजी की तरह है, ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति का। यूक्रेन युद्ध पे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और अगर किसी नागरिक के जहन में कोई गलतफहमी है तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीधे मैं कर्नल उत्कर्ष के पास जाती हूं। कर्नल उत्कर्ष, व्यवहार नाजी की तरह है रूस का, दो टूक कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये बयान पहले भी कई बार आ चुका है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि रूस के सामने यूक्रेन नहीं झुकेगा। और आज उन्होंने ये बात सामने साफ कर दी है कि ये एक तरफा और नाजियों की तरह व्यवहार है। मैं आपको बताता चलूं कि द्वितीय विश्व युद्ध में यूक्रेन ही सेंटर फोकस था जब हिटलर रूस में मॉस्को की तरफ बढ़ा था। और जब मॉस्को से हिटलर वापस आया था उस वक़्त रूसी सेना की भी सारी लड़ाइयाँ यूक्रेन में ही लड़ी गई थी। ये सारे जो नाम अभी आप, ओडेसा है, खार्किव है, कुर्स्क है, ये सारे नाम, डोनेट्स्क है, ये सारी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। तो यूक्रेन के लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई अपनी आज़ादी की। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि यूक्रेन की सेना आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तो जो इतिहास रहा है, आसानी से हार नहीं बनेंगे। रक्षा विशेषज्ञ राजेश आर्या भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, सीधा सीधा सवाल यही है यूक्रेन को लेकर कि अब
यूक्रेन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजनीतिक संबंध रूस के साथ हमने तोड़ लिया है, कोई संबंध नहीं है, नाजी की तरह व्यवहार है, पीछे नहीं हटेंगे। रीमा जी, ये हम सबको मालूम है कि ये दूसरे विश्व युद्ध का दौर नहीं है। दुनिया में बहुत व्यवहार बदली हो चुके हैं। ये जो सब ये कंट्रीज़ हैं, जो ईस्टर्न यूरोप की ये सॉवरेन कंट्रीज़ हैं, ये बात मैं मानने को तैयार हूँ कि नाटो के बनने का बेसिस एक था, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाना चाहिए। यूएसएसआर के टूटने का बेसिस 1990 में एक कारण था, उस वक़्त के हालात को समझना चाहिए। दोनों जर्मनी के जुड़ने का एक ट्रीटी हुआ था, उसमें कुछ क्लॉजेस थे, उनको हमें समझना पड़ेगा। और उन सभी क्लॉजेस को मद्देनज़र रखते हुए जो 1990 से लेकर आज 2022 तक हालात हुए हैं, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो रशिया के बॉर्डर के साथ हैं, चाहे वो पोलैंड है, बेलारूस है या यूक्रेन है, इन पे हमेशा सबसे ज़्यादा दबाव पड़ा है, चाहे वो जर्मनी से पड़ा था या अलाइड फोर्सेस से पड़ा था। तो इन देशों ने बहुत युद्ध देखे हैं। हाँ। मैंने खुद कुछ ऐसे देशों में गया हूं जो कि हमेशा यही कहते हैं वहाँ के लोग कि बड़े बड़े दो देश लड़ते हैं, चाहे वो यूरोप लड़ता है या रशिया लड़ता है या जर्मनी लड़ता है, मगर बर्बादी हमारे यहाँ होती है। आजकल के ज़माने आप देखिए, कोई भी बड़ा देश अपनी धरती पे युद्ध नहीं करता है, सारे युद्ध दूसरों की धरती पे जाके होते हैं। वही आज शायद रूस ने किया है, परंतु रूस ने बहुत मौका दिया था वेस्टर्न वर्ल्ड को, पश्चिमी देशों को, कि इस बात को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। जब वो बातचीत का मौका नहीं आया तो रूस ने यूनिलैटरली उन सब संधियों को हवाला देते हुए, अगर किसी ने पढ़ा है मिन्स्क 2 के प्रोटोकॉल में दम्बास के कुछ रीजन को ऑटोनॉमी यूक्रेन ने देना था, वो नहीं हुआ। और इस कारण से शायद रशिया का जो बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल है, यहाँ पे टूटता नजर आ रहा है। रशिया के अंदर शायद ये डर पैदा हो रहा है कि जो पश्चिमी देशों की ताकत है, जो एक रक्षात्मक ट्रीटी है नेटो, वो रशिया के बॉर्डर पे आ रही है और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो ऐसा कदम उठा रहा है। ये नहीं होना चाहिए था। आजकल के जमाने में ये मुद्दे बातचीत से सॉल्व हो सकते हैं, परंतु वो मौका शायद रशिया ने खो दिया। टेबल टॉक के लिए तैयार भी नहीं था रसिया, जितने भी दफा कहा गया। कर्नल राठौर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल राठौर, अभी की बातचीत से पहले आपने दो प्रमुख चेहरों को सुना। आप राष्ट्रपति को सुन रहे थे यूक्रेन के, और उससे पहले हमने बात की अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनको, जेड को आपने सुना। जेड की बातों से लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा विकल्प बन रहा है जिससे रूस बैकफुट पे होगा, या यूक्रेन में जिस तरीके से वो प्लानिंग कर रहा है वो पीछे हट जाएगा। कोई संभावना, कोई सूरत? देखिए, जो अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत ही पोशीदा लहजे में ये कहा कि हम डिफेंसिव मेजर्स अख्तियार करेंगे और रूस इसमें एग्रेसर है, रूस को हटना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनके पास इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ था नहीं। वो डिफेंसिव मेजर्स क्या होंगे, मैंने उनसे पूछा भी था कि अमेरिका ने यूरोप के अंदर करीब 90,000 ट्रूप्स उनके हैं और उन्होंने एक बटालियन लताविया में डाल दी है। एक करीब 8 F-35 जेट्स को उन्होंने रिशफल किया है। करीब 32-36 हेलीकॉप्टर्स भी उन्होंने वहाँ लगाए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अगर नेटो ने रिएक्ट करना है, नेटो की अगुवाई में आप रशिया को जवाब देने वाले हैं यूक्रेन की धरती पे, तो इसकी अगुवाई जो है अमेरिका ने उठानी पड़ेगी। तो वो डिफेंसिव चीज़ क्या हो सकती है जो कि आप यूक्रेन की धरती पर आए बिना, रशियन फोर्सेस के साथ लड़े बिना, ऐसी कोई डिफेंसिव चीज़ होती नहीं है मिलिट्री पार्लेंस में। तो अंततोगत्वा अगर आज ये नेटो की जो मीटिंग हो रही है और G7 की मीटिंग का उन्होंने हवाला दिया,
इसके अंदर में से यही निकल के आएगा कि रशिया का जवाब जो है मिलिटरली देना ही पड़ेगा। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जो सैंक्शंस हैं और बाकी चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जो अभी तक रशिया अनअपोज्ड यूक्रेन में आया है, इसका जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तो बाकी चैनल्स के लिए रूस तैयार भी नहीं होगा। मेजर जनरल राजेश आर्या हमारे साथ लगातार बने हुए। मेजर जनरल, आपने पिछली बार टेबल टॉक की बात की, लेकिन आपको नहीं लगता ये टीवी स्क्रीन की जितनी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं धमाकों की, फायरिंग की, युद्ध जैसे हालात की, उसको देखने के बाद कि अब टेबल टॉक के लिए तो जगह ही नहीं बची है? यूक्रेन सीधे सीधे कह रहा है कि राजनीतिक संबंध हमने तोड़ दिए हैं, तो जब राजनीतिक संबंध खत्म तो फिर बातचीत के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। रीमा जी, हम सब पश्चिमी देशों के न्यूज़ चैनल या यूक्रेन के टेलीकास्ट को देख रहे हैं। हमें अभी तक शायद रूस के किसी न्यूज़ चैनल से कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है। अभी तक यूक्रेन की तरफ से भी कोई बहुत भारी हमले की सूचना नहीं आई है। सूचना सिर्फ दम्बास रीजन की आई है, जिसको कि रूस 3 दिन पहले रूस की जो पार्लियामेंट है डोमा, वो उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुकी है। पूरे पश्चिम देशों ने उसका खंडन किया है, परंतु रूस को इस बात को मनाने के लिए कि अपना फैसला वापस लिया जाए, या जैसे कर्नल राठौड़ कह रहे थे कि रूस को मुकाबले के तौर पे एक मिलिटरीली थ्रेट दिया जाए, वो कहीं से जवाब नहीं आया है। तो जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, जो ये युद्ध हुआ है, नंबर 1, रूस ने यूक्रेन को एक चेतावनी दी थी कि आप अपनी सेना को दम्बास रीजन से वापस बुला लीजिए, और रूस ने यूक्रेन के जो मिलिट्री मामले हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनको सप्रेस करने की, उनको दबाने की कोशिश की है, उनको बर्बाद करने की कोशिश की है। मेरा पूरा विश्वास है कि रूस दम्बास रीजन से यूक्रेन की सेना को हटाने के बाद उसको फर्दर यूक्रेन में कब्जा नहीं करेगा। चलिए सर, मैं आपके पास लौटती हूं, तो अलग अलग एंगल से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लड़ा जा रहा है। रूस की आर्मी कैसे यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई और उसने कैसे चारों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग छेड़ दी है। एक के बाद एक धमाकों से यूक्रेन दहल उठा है। यूक्रेन में जान बचाने के लिए लोगों को छिपने की जगह तलाशनी पड़ रही है। पुतिन की सेना रात के अंधेरे में यूक्रेन में घुसी, चारों तरफ से यूक्रेन की सीमा को सील कर दिया, और अब यूक्रेन से लगातार रूस की बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस के टैंक और फाइटर जेट आग उगल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, जहां रूस की सेना ने बम बरसाए। एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के जिन शहरों पर हमला हुआ, उसमें यूक्रेन की राजधानी कीव, दूसरा बड़ा शहर खार्किव, ओडेसा, डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत के अलावा किशिनाव शामिल है। यूक्रेन में जंग के हालात को देखते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। यूक्रेन ने एयर सायरन से रूस के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन रूस ने पूरी प्लानिंग के तहत यूक्रेन के साथ जंग का आगाज किया है। इसलिए पुतिन के तेवर सख्त हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त उत्तरी सरहद की तरफ बेलारूस की जमीन पर रूस की फौज मौजूद है। यूक्रेन के ठीक सामने पूरब की तरफ
रूस की सेना मौजूद है। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में रूस की सेना मौजूद है, लेकिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी सरहद पर एक मोर्चा ऐसा है जहां पुतिन को दुश्मनों से खतरा था, और ये मोर्चा है जॉर्जिया का, जहां नेटो की सेना की मौजूदगी रूस के लिए बड़ी मुसीबत है। पुतिन ने इसी जॉर्जिया वाले मोर्चे को काउंटर करने के लिए अजरबैजान से सीक्रेट डील कर ली है, ताकि जंग के हालात में रूस की सेना ठीक जॉर्जिया के बॉर्डर तक अपनी पहुंच बना सके। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं अमिताभ सिन्हा। अमिताभ जी, इस वक्त क्या खबर आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि आपकी जितनी भी यूक्रेन में लोगों से बातचीत हो पा रही हो, वहां से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को जानना, क्योंकि सब इस उम्मीद से है कि कहीं तो कोई रास्ता बने, कहीं तो ये युद्ध जैसे हालात ना हो। देखिए, अब रूस ने पूर्वी इलाके से हमला शुरू कर दिया है। उस समय भारत की सबसे बड़ी चिंता और यूक्रेन में लगातार काम कर रहे भारतीय दूतावास की पहली चिंता है, जो 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र और एम्बेसी के स्टाफ वहां पर फंसे हैं, उनको इवैक्यूएट करना, क्योंकि अब जो वायु सीमा है वो यूक्रेन की वायु सीमा सील कर दी गई है। वहां विमान जा नहीं सकते क्योंकि युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। तो अब आगे क्या करना है, इसके लिए भारत सरकार प्रयत्नरत है, और यूक्रेन की एम्बेसी ने ये भी एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि इन लोगों को, जो भारतीय वहाँ से निकलना चाहते हैं, लगातार अपना पासपोर्ट अपने साथ रखें, और जो भी निकलना चाहता है उनको इवैक्यूएट करके उनको पूर्वी इलाकों से, जहाँ से रूस ने हमला किया है, रूस जहाँ से आर्टिलरी शेलिंग कर रहा है, उस इलाके से हटाकर पश्चिमी इलाकों में उनको शिफ्ट किया जा सके, ताकि उनके जान माल की नुकसान न हो। पहली चिंता। दूसरी चिंता, यूक्रेन के एम्बेसडर ने भारत में अपील की है भारत से हस्तक्षेप करने की, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इनको 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान रखना है। पहला, आर्थिक मुद्दा, क्योंकि क्रूड ऑयल से लेकर नेचुरल गैस तक का मेजर सप्लायर रूस माना जाता है। गेहूं का बहुत बड़ा सप्लायर अफ्रीका से लेकर कई देशों में रूस माना जाता है। यूरोप, अगर क्रूड ऑयल की अगर कीमतें बढ़ती हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका बहुत बड़ा इसका असर भारत के बाजार पर भी पड़ेगा, तेल की कीमतों पर पड़ेगा। दूसरी बात, कूटनीतिक तौर पर भारत अमेरिका के, भले ही अमेरिका भारत का साझेदार पिछले कुछ दिनों में रहा हो, लेकिन रूस हमेशा से एक बड़ा मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स का साझेदार रहा है। तो कूटनीतिक तौर पर, मिलिट्री में सहयोग के तौर पर, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत के लिए एक ही कदम फूंक कर रखना है। लेकिन पहली चिंता है इन भारतीयों को, छात्रों को वहां से बाहर निकाल कर लाना, जिसके लिए लगातार संकेत जा रहे हैं, संदेश जा रहे हैं और कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जी, आप जिन भारतीय छात्रों की चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज, अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां पे, क्योंकि भारत सरकार तो लगातार आप लोगों को चिंतित है लेकर, और यहाँ पे बैठक भी जारी है, और शायद आप लोगों से भी संपर्क साधा गया है दूतावास की तरफ से। हेलो जी फिरोज। हेलो फिरोज, आप हमें सुन रहे हैं? हेलो मैम, सुन पा रही हैं आप? हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको। आप सुन रहे हैं मुझे? जी, अभी सुना है। जी मैम। भारतीय दूतावास ने आप लोगों से संपर्क किया है इस वक्त? जी मैम, यहाँ हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हम जिस जगह पे रुके हुए हैं मैम, वहाँ पे अभी तक 15 मिनट के अंदर 3 कंसेक्यूटिव ब्लास्ट हमें सुनाई दे चुके हैं। पूरा हमारा जो घर था वो शेक कर गया ब्लास्ट से। और कितनी दूरी पे ब्लास्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता, पर लगातार हर 10 से 15 मिनट में ब्लास्ट यहाँ पे हो रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम बाहर जाए, हमारे पास यहाँ खाने का सामान नहीं बचा हुआ है मैम। कैसे हम बाहर जाएं, खाने का सामान कैसे लेके आए, वो भी हमें नहीं समझ आ रहा है। और किसे कांटेक्ट करें और हमें क्या करना, हमें इस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ लगातार हर 10 से 15 मिनट के डिफरेंस में ब्लास्ट हो रहे हैं बार बार। यस मैम, बहुत ज्यादा बच्चे पैनिक हो गए हैं मैम। अब मैं बंकर तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पे जाके इंडियन स्टूडेंट्स और हमें ये भी नहीं पता कि बम क्या कब किस घर पे गिर जाए या हमारे घर पे गिर जाए, क्योंकि जब बम गिर रहा है तो पूरा घर शेक कर जा रहा है। हमें ये भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे 100 मीटर की दूरी पे ही गिर रहा होगा। क्या आसपास आप लोगों के ट्रूप मूवमेंट, सैनिकों का मूवमेंट कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने कहा ब्लास्ट इस एरिया में भी। जी, टैंक्स का मूवमेंट हो रहा है और वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग हमें रॉकेट लॉन्चर्स लिए हुए हाथ पे दिख रहे हैं। क्या इस बीच आप लोगों से किसी ने संपर्क करने की कोशिश? जी, किसी लोकल ने आपसे संपर्क किया है? हमारे पास कोई संपर्क नहीं किया। एम्बेसी ने
नहीं, मैं एम्बेसी ने संपर्क नहीं किया। मैं एम्बेसी ने बस एक एडवाइजरी रिलीज की है अभी कुछ आधे एक घंटे पहले। उन्होंने कहा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपने साथ आप रखो, ताकि हम कभी भी आपको जो है वहाँ यहाँ से इवैक्यूएट करके वेस्ट की तरफ कहीं शिफ्ट करेंगे, फिर वहां से जो है इवैक्यूएशन कराया जाएगा। इस तरीके से जो है एम्बेसी ने लिखा है और उसमें सेवरल कॉन्टेक्स्ट डाले हैं उन्होंने। हम आपको यहां से आश्वस्त करना चाहेंगे कि भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग के जरिए यह तय किया जा रहा है कि आप सभी भारतीय छात्रों को कैसे जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। लेकिन आप लोगों ने चूंकि धमाके की बात बताई, तो क्या ये सुबह के धमाके की बात कर रहे हैं या अब से कुछ देर पहले की धमाके की बात कर रहे हैं? अभी जस्ट कुछ देर पहले, मैं आपको 20 मिनट पहले की बात बता रहा हूँ। इन 20 मिनट के अंदर 3 बार हमें धमाके सुनाई दी और तीनों बार हमारा जो पूरा घर था वो शेक कर गया, पूरा हिल गया पूरा घर। 20 फिरोज, मिनट क्या पहले की बात आपके मैं पास आपको बता रहा हूँ। आसपास में विंडो है जहां से आप मुझे जरा वहां की तस्वीर दिखा पाए? जी हमें ये नहीं पता मैम कि धमाका कितनी दूरी पे हुआ है, बट धमाके की आवाज आई है और हमारा पूरा घर शेक कर गया। और आसपास हम बाहर निकल भी नहीं रहे, ना विंडो से निकल के कुछ देख रहे हैं, क्योंकि निकलने को हमें खास तौर से मना किया गया। ठीक है, फिर अगर गाइडलाइंस है तो बिल्कुल आप लोग बाहर नहीं निकलिए। हम आपकी परेशानी बिल्कुल समझ रहे हैं और भारत सरकार भी आप लोगों को लेकर फिक्रमंद है। बैठक यहाँ पे जारी है और जल्द से जल्द आप लोगों को बुलाने के लिए वो तमाम प्रोसेस किया जा रहा है। इस बीच हम सीधे अपने मेहमानों का भी रुख करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे लूंगी। ये बच्चे बेहद परेशान है, आपने सुना इनसे कि इनका कहना है कि अभी अभी धमाका हुआ है। भारत सरकार अब किस तरीके से कदम उठाए ताकि ये बच्चे घर वापस आ सके? देखिए, सरकार अगर आप विदेश मंत्री जयशंकर की बातें सुने, लगातार वो कॉशियसली इस बात को संकेत दे रहे हैं। भारतीय एम्बेसी 24 घंटे वहाँ पर काम कर रही है यूक्रेन के अंदर, कीव में। तीसरी बात, लगातार उन्होंने इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है वहाँ पर कि अगर कोई मुसीबत में तो संपर्क करे। यूक्रेन में की सरकार भी भारतीयों को ये कह रही है कि वो उनको इवैक्यूएट कर पूर्व की दिशा में, जहाँ यूक्रेन में हमले हो रहे हैं, आर्टिलरी चल रही है रशिया की तरफ से, वहाँ से हटाकर वेस्ट की तरफ ले जाएंगे। तो इस वॉर जैसी सिचुएशन में जितना संभव हो सकता है वो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल एयर स्पेस बैंड है, एयर स्पेस को रोका हुआ है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल विमान भेजने की बात हो रही है, लेकिन उनको सुरक्षित जगह ले जाने की कवायद मुझे लगता है ये लगातार भारत सरकार कर रही है और लगातार संपर्क में है वहाँ। चलिए अमिताभ जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपके पास जो मैप है वो हमारे दर्शकों के सामने दिखाइए, क्या हालात बने हुए हैं यूक्रेन में? ये इस वक्त की दुनिया के लिए बेहद अहम और बड़ी खबर भी है कि आखिर ये वॉर जिसकी आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी वो आखिरकार छिड़ ही गया है। दुनिया पर किस तरह से असर हो रहा है? रूस ने आखिरकार यूक्रेन पर हमला कर दिया है, क्यों बेहद नजदीक, जिस पूर्वी इलाके से, पूर्वोत्तर के इलाके से वो अब दाखिल होना चाह रहा है यूक्रेन में, उसकी कवायद अब शुरू कर दी गई है। और यूक्रेन के भीतर अगर वो दाखिल हो रहा है तो एक के बाद एक कई हमले यूक्रेन पर किए गए हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये है कि अब दुनिया पर भी इसका कैसे असर पड़ रहा है, जबकि ये खास इलाके अब इसके निशाने पर हैं। लुहांस्क, खर्किव, ये वो ऐसे इलाके हैं, डोनेट्स्क, ये सबसे ज्यादा उसके करीब रहे हैं और इसीलिए इन इलाकों पर सबसे पहले पहुंच बनाया गया है। और अब उसकी कोशिश यही कि इस पूरे यूक्रेन पर रूस कब्जा कर ले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए अलग अलग तरह की कवायद भी चल रही है, लेकिन इस तस्वीर पर आज पूरी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस हिस्से में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने वाला है। ये वो इलाके जहां से रूस ने दाखिल होना शुरू कर दिया, लुहांस्क का वो इलाका, डोनेट्स्क का वो इलाका, और बताया जा रहा है कि एक के बाद एक और ऐसे कई इलाके जहां दाखिल होने की कोशिश है। क्यों? उसकी राजधानी है और यहां पर अब हवाई अड्डों पर कब्जा और ऐसे कई एयरबेस जिसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि ये एक बड़ी कवायद है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि दरअसल इस झगड़े की वजह क्या थी, इस पूरे झगड़े की वजह को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद की जड़ असली में नाटो को माना जा रहा है। इसे चाहता है यूक्रेन कि वो नाटो का सदस्य बन जाए और इसी से खफा है रूस कि अगर नाटो का वो सदस्य हो गया, उसकी सहायता उसे मिली तो एक बड़ी ताकत यूक्रेन के साथ जुड़ जाएगी। सैनिकों के रूस की सीमा पर पहुंचने का डर भी रूस को सता रहा है और इसीलिए भी इस तरह से बौखलाया हुआ है रूस और अब पूरी तरह से वो कब्जा कर लेना चाहता है।
और जो सबसे अहम बात है वो ये आपके पास आऊंगी, कि लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं, इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 इंडिया कवर कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का बड़ा पैनल, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वस्ति राव सदस्य जुड़ रहे हैं, IDSA से कर्नल रिटायर्ड उत्कर्ष राठौर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड राजेश आर्या भी हमारे साथ है। इसके अलावा न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा, प्रशांत लगातार हमें बता रहे हैं कि वहां का घटनाक्रम क्या बना हुआ है। सबसे पहले मैं शुरुआत इन तस्वीरों के जरिए, देखिए इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी यूक्रेन से जुड़े हुए हैं जो लगातार कोशिशों में है कि किसी तरह से भारत सरकार की तरफ से वो मुहिम, वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए जिसके जरिए उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया जाए, यानी कि सुरक्षित भारत लाया जाए। लेकिन इस बीच सबसे अहम ये हो जाता है कि कैसे वो सर्कमस्टांसेस जल्द से जल्द बनेंगे। स्वस्ति राव का रुख कर लेती हूँ। स्वस्ति राव, सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए क्या है? भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त भारत के लिए है। देखिए, वो स्टूडेंट्स तो वहां फंसे हैं, हमारे लिए है कि हम उनको कैसे लेकर आते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, बहुत सारी इमरजेंसी फ्लाइट्स जो है वो भी आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है। तो यही होगा। और उसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अपील्स हो रही हैं कि हम वहां पे इमीडिएट डीएस्केलेशन हो। लेकिन अगर अपील से ही बात बन जाती तो फिर सिचुएशन इतनी खराब नहीं होती। तो सिचुएशन वाकई खराब है। और दूसरी बात है जो ज्यादा गंभीर समस्या है हमारे लिए, वो ये देखना है कि ये जो यूक्रेन का संकट है ये ऐसे वक्त पर आया है जब हिंदुस्तान प्रोसेस में है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के डिलीवरी के। तो अगर ऐसे में अगर कैट्सा के सैंक्शंस हमारे ऊपर लगते हैं तो वो किस हद तक लगते हैं और उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, क्या भारत जो है वो उनको मानेगा या अमेरिका को डिफाई करेगा। अगर डिफाई करेगा तो फिर इंडो पैसिफिक में जो रणनीति है चाइना को काउंटर करने की, उसका उस पर क्या असर होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ दिन में पता चलेगा कि पुतिन कितना इन्वेट कर रहे हैं। अभी तो रशिया के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने इन्वेट कर रखा है डोनेट्स्क और लुहांस्क के जो 2 रीजन्स हैं। लेकिन जिस बड़े प्रांत में ये 2 रीजन्स आते हैं जिसको डोनबास कहते हैं, वो उससे थोड़ा बड़ा है। अभी फिलहाल पुतिन का ये कहना है कि हम इनके आगे नहीं जाएंगे। हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम इन 2 रीजन्स में जाकर, और उन्होंने एक ऐसा रेटोरिक क्रिएट किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी हो जाती है, जैसा रूस कह रहा था, जैसा पुतिन कह रहे थे कि हम डॉनबास के आगे नहीं जाएंगे। लेकिन पहली बात तो ये कि वो तो ये भी दावा कर रहे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये हमला क्यों किया गया रूस के जरिए और आगे उसकी क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर निगाहें बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। एक बड़ा पैनल इस पूरे मामले पर, यूक्रेन संकट पर हमारे साथ बना हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।